Assalamualaikum dear students, welcome to इरफान साइंस अकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और फर्स्ट चैप्टर के हमने चंद एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे, तो आज हमने लास्ट टाइम इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको वो नहीं देखा आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। बेटे आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वन वर्ड मीनिंग में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब होता है फ्लो। फ्लो से मुराद क्या है कि सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो अगर पाइप के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का मूव करना कहलाएगा वाटर फ्लक्स। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल दूं आपको तो तालिब इल्म जो है वो कॉलेज के गेट से एंटर हो रहे हैं, तो ये जो तालिब इल्मों का फ्लो है वो कहलाएगा स्टूडेंट फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को समझते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से गुजरना। इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है। यहाँ पे एक सरफेस मेरे पास ये वाली है, देन हम एक सरफेस ये वाली लेते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देन ये है, और उसके बाद ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बेटे आप देखें यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब यहां पे फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी पॉइंट के अंदर से गुजरना क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह यहां पे देखें सिर्फ दो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो इसको अगर हम इसकी निस्बत देखें तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है फ्लक्स को इंडिकेट करने के लिए ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं फाई, और उसके सिर्फ दो वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और दूसरा यूनिट एरिया है। बेटा यहां पे भी देखें आपको दो ही चीजें नजर आएंगी, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और दूसरा उसका क्या है? यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिंपल क्या है? इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज है कि चार्ज कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो उसका क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर हमें दो चीजें बताता है। एक तो वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि उस सरफेस का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना एरिया हमने लिया है, और दूसरा हमें उस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन कैसे है। वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, वो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो हमें उसकी ओरिएंटेशन बताता है। तो सिंपल वर्ड्स में फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अ यूनिट एरिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम खत्म करें तो ये बनेगा ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो डॉट प्रोडक्ट को खत्म करके हमने लगाया है। बेटे हमारे पास इन चीजों की जो इसकी जो दो चीजें हैं हमारे पास फ्लक्स को लेके, एक तो फ्लक्स होता है मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? और दूसरी चीज है इसमें फ्लक्स मिनिमम कब होता है? फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है उसको हम ओरिएंटेशन से समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा है ई डॉट ए कोस थीटा। बेटे अगर मेरे पास कोई भी सरफेस इस तरह पड़ी हो, कि मैं आपको मार्कर से समझा रहा हूं कि मेरे पास बिल्कुल सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर पड़ी हो, ठीक है, और अगर मैं इसका यूनिट एरिया ड्रॉ करूं तो यूनिट एरिया हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा? अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि मेरा यूनिट एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मेरी ये वाली हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा? जीरो। तो जब हम cos थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ई ए cos ऑफ जीरो, तो आपको पता है कि cos जीरो जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर।
इट मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिंपल वर्ड्स में देखें, ये मेरा एरिया है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके अंदर से गुजर के जा रही हैं। कोई भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं है, या बहुत कम फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो इसके बाहर से गुजर के जाएंगी। तो यही वजह है कि यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन दूसरी चीज है हमारे पास फ्लक्स मिनिमम कब होगा, अगर मेरे पास कोई भी सरफेस एरिया इस तरह पड़ा हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि अगर मैं इसका यूनिट एरिया ड्रॉ करता हूं तो इसका यूनिट एरिया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी। देखें, ये मेरा यूनिट एरिया है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दोनों के दरमियान में बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 90 डिग्रीज के। तो फ्लक्स के फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्रीज के बराबर है। यहां पे जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बनेगा ई ए कोस ऑफ 90। जैसा कि आपको पता है कि कोस 90 जीरो के बराबर होता है, तो वो टोटल फ्लक्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। बेटे टोटल फ्लक्स जीरो तब होता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन दी सरफेस ले पड़ा हो। तो ये देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो देखिए इसका एरिया जो है बिल्कुल ले डाउन है, वाई एक्सिस के ऊपर है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, इसके अंदर से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। यही वजह है कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। बेटे इसके बाद है इसकी डिपेंडेंस, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बेटे जैसा कि नजर आ रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज कितनी इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसके अंदर। दूसरी चीज है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, कि आप उस ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर से सरफेस एरिया, जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारना चाह रहे हैं, उसका मटेरियल किस तरह का है, कि वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजार रहा है। दूसरी चीज है इसकी नोट डिपेंडेंस, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेटे ये डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट की जैसी भी शेप है, उस एरिया के जिस तरह की मर्जी शेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने उसके अंदर से गुजरना है, उसने शेप थोड़ी देखनी है। तो इसका मतलब है कि वो सरफेस एरिया की शेप पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज है ज्योमेट्री, इट इज आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी बनिस्बत शेप में ही आता है, बट ये स्पेसिफाई कर देता है शेप को, इसलिए ये ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। इसकी एक लास्ट चीज रहेगी हमारे पास, वो है जी इसका यूनिट। तो हम इसके फॉर्मूला से ही इसका यूनिट निकालते हैं। फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है ई डॉट ए के, इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन कूलम, और मीटर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स हमारे पास बनेगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये उसका क्या है, एसआई यूनिट है जो फ्लक्स के लिए यूज किया जाता है। बेटे ये था हमारा टॉपिक। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास हमने इसका वन वर्ड मीनिंग देखा है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी है, इसका डायग्रामेटिक व्यू देखा है, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है, इसका फॉर्मूला ड्राइव किया हमने देखा कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, हमने देखा फ्लक्स मिनिमम कब होता है, हमने इसकी डिपेंडेंस देखी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, हमने इसकी नोट डिपेंडेंस देखी किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, और लास्ट में हमने इसका एसआई यूनिट देखा। बेटे बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप इसको एज इट इज वर्ड को याद करके और इसे लिखेंगे देन हमारे पास इसको लिखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू हो रहा हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।